This is a general conclusion. The SN2 reaction goes with inversion of configuration at the carbon atom under attack, but the SN1 reaction generally goes with racemization. ठीक है, तो ये देखा जाता है कि जो आपका SN2 रिएक्शन है वहां पर तो क्या होता है, इन्वर्जन होता है। SN2 रिएक्शन के केस में आपको इन्वर्जन देखने को मिलता है, वहीं पर जो SN1 रिएक्शन है वहां पर आपको रेसिमाइजेशन देखने को मिलता है। यहाँ पर हमें एग्जाम्पल लिख के दिए गए हैं जिसके थ्रू हम इसको समझेंगे। जैसे कि आप देख रहे हो यहाँ पर SN1 रिएक्शन के लिए दिया हुआ है आपको कि कुछ इस तरह से आपके पास एक सेकेंडरी ब्यूटेनॉल है, एस सेकेंडरी ब्यूटेनॉल, और जब आप इसको एक लुईस एसिड से ट्रीट करते हो तो यहाँ पर ये OH ग्रुप एलिमिनेट हो जाता है और यहाँ पर आपको एक सेकेंडरी कार्बोकेटाइन फॉर्म हो जाता है। ठीक है, अब क्योंकि सेकेंडरी कार्बोकेटाइन अपने आप में क्या है, एक प्लेनर स्ट्रक्चर है, तो यहाँ पर हमें क्या है, वैकेंट पी ऑर्बिटल अवेलेबल। प्लेनर स्ट्रक्चर होने की वजह से जो यहाँ पर आपको न्यूक्लियोफाइल है H2O, ये आपका या तो फ्रंट से अटैक कर सकता है या यही H2O आपके बैक साइड से भी अटैक कर सकता है। तो इसलिए आपको दोनों ही टाइप के प्रोडक्ट का क्या मिलने वाला है, इक्विवेलेंट मिक्सचर मिलने वाला है। जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि आपको एक विगली लाइन से यहाँ पर शो करने की कोशिश करी गई है कि जो ये OH ग्रुप है, या तो इधर क्या हो सकता है, ये फ्रंट डायरेक्शन में हो सकता है, इस तरह से फ्रंट डायरेक्शन में होगा और तब H आपका बैक साइड चला जाएगा, या फिर सेम OH ग्रुप आपका क्या हो सकता है कि बैकवर्ड डायरेक्शन में हो सकता है और तब यहाँ पर आपको देखेंगे, यहाँ पर सभी ध्यान से इस तरह से कुछ है हमारा, तो ये OH ग्रुप आपका क्या है, बैक साइड में जा सकता है और तब H ग्रुप आपका अबव द प्लेन हुआ। तो ये जो दोनों ही प्रोडक्ट मिलेंगे ये आपको क्या मिलेंगे, 50:50 के रेशियो में मिलने वाले। ठीक है, ये तो आपका हो गया क्या है, SN1 के रिएक्शन में। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि जो आपका रिएक्शन था वो एक कार्बोकेटाइन फॉर्मेशन के थ्रू गया है। एक मिनट, यहाँ पर जो आपका रिएक्शन गया था वो कार्बोकेटाइन फॉर्मेशन के थ्रू गया था। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर आपको क्या देखने को मिला है, कुछ इस तरह से देखने को मिला। और जब हम यहाँ पर देखते हैं सेम अल्कोहल, जब हम उसका ट्रीटमेंट किसके साथ कराते हैं, THCl और pyridine के साथ, तो बेसिक कंडीशन में यहाँ पर ये OH ग्रुप एक गुड लिविंग ग्रुप नहीं था, तो पहले हमने उसको गुड लिविंग ग्रुप में कन्वर्ट करा, OTS ग्रुप यहाँ पर अटैच कर दिया। अब OTS ग्रुप लग जाने के बाद यहाँ पर हमने एक क्या है, चार्ज्ड न्यूक्लियोफाइल लिया, एक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल लिया है। ये क्या करेगा, ये अब आपके बैक साइड से अटैक करेगा लिविंग ग्रुप के और OTS ग्रुप को यहाँ से हटा के खुद अटैच हो जाएगा। तो आप देख पा रहे हो जहाँ पर हमारा OTS ग्रुप क्या था, अबव द प्लेन था। ठीक है, OTS ग्रुप हमारा क्या था, अबव द प्लेन था, यहाँ पर अबव द प्लेन था ये। तो अब जो ये एसीटेट आयन आके अटैक कर रहा है, ये क्या है, बैक साइड से अटैक कर रहा है। यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि ये बैक साइड से इसने अटैक करा है और आपको क्या मिल गया, एस ब्यूटाइल टोसाइलेट की जगह पे आर सेक ब्यूटाइल एसीटेट मिल गया। ठीक है, इस तरह से हो गया। अब फर्दर इसमें हम क्या कर रहे हैं, हाइड्रोलिसिस कर रहे हैं, बेसिक हाइड्रोलिसिस, जिसकी हेल्प से क्या होगा कि ये OAC ग्रुप आपका हट जाएगा और यहाँ पर क्या आ जाएगा, OH ग्रुप आ जाएगा। तो अब जो अटैक हुआ है वो एज ए न्यूक्लियोफाइल तो कह सकते हैं हम हुआ है, पर वो यहाँ पे स्टीरियोजेनिक सेंटर पे अटैक नहीं हुआ है ना। अच्छा, स्टीरियोकेमिस्ट्री कब चेंज होती है, जब हम अटैक जो कर रहे हैं वो स्टीरियोजेनिक सेंटर पे कर रहे होते हैं, है ना। स्टीरियोजेनिक सेंटर क्या है, जहाँ पर आपके 4 डिफरेंट ग्रुप्स आके अटैच हो रहे हैं। अब यहाँ पर अगर जब अटैक होगा तो मैं इसको लिख के दिखा देता हूँ ऐसे, H, और ये कुछ इस तरह से है। अगर हम इसे पूरा लिखते हैं तो O C डबल बॉन्ड O CH3,
अब जो OH ग्रुप आके अटैक कर रहा है वो यहाँ पर अटैक कर रहा है, इस वाले इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर पे आके अटैक कर रहा है। तो ये कुछ बॉन्ड इस तरह से ओपन क्लोज और फिर ये यहाँ पे ऐसे ही एलिमिनेशन हो जाएगा और हमें जो प्रोडक्ट देखने को मिलेगा वो कुछ इस तरह से देखने को मिलेगा, H डैश O माइनस। आफ्टर वर्कअप कंडीशन आपको क्या मिल जाएगा, प्रोडक्ट मिल जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आपको प्रोडक्ट मिल गया है। तो इसलिए आप क्या देख रहे हो कि जो ये OH ग्रुप है और ये OAC ग्रुप है, इसकी स्टीरियो चेंज नहीं दिख रही है हमें, कि ये सेम स्टीरियो से आपको अटैक करता हुआ दिख रहा है। तो ये क्योंकि इस OH ग्रुप ने यहाँ स्टीरियोजेनिक सेंटर पर अटैक नहीं करा है, इसने एज ए न्यूक्लियोफाइल कहाँ पर अटैक करा है, इस OAC ग्रुप में ही अटैक करा है, जो कि अपने आप में क्या है, प्लेनर ग्रुप था। यहाँ पर कोई स्टीरियोजेनिसिटी का कोई चक्कर नहीं था। तो इस तरह से हमने देख लिया कि जो हमारा SN2 रिएक्शन है वहाँ पर इन्वर्जन हो रहा है, और जो SN1 रिएक्शन है वहाँ पर क्या होता है, रेसिमाइजेशन होता है ना। SN2 के केस में आपका इन्वर्जन क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ पर जो न्यूक्लियोफाइल है वो चार्ज न्यूक्लियोफाइल है, और आपको पता है सिंगल स्टेप में ये रिएक्शन होती है, इसने यहाँ पर अटैक करा और लिविंग ग्रुप सेम स्टेप में बाहर हो गया। तो अगर इसने चार्ज न्यूक्लियोफाइल ने सेम स्टेप में अटैक करना है जिसमें आपका लिविंग ग्रुप बाहर होगा, तो ये क्या करेगा, फिर बैक साइड से अटैक करेगा, क्योंकि ये क्या करेगा, इसको लिविंग ग्रुप रिपल्शन फील कराएगा, है ना। तो उस रिपल्शन से बचने के लिए क्या करता है कि जिसमें भी आपका लिविंग ग्रुप प्रेजेंट रहता है जिस स्टीरियो पोजीशन से, उसके अपोजिट पोजीशन से ही आगे अटैक करता है। अब हम यहाँ पर देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक इसमें, structural variation and the SN2 mechanism. Here we have already established that methyl and primary alkyl compounds react well by the SN2 mechanism, while secondary alkyl compounds can do so. खैर अभी हम पढ़ चुके हैं जो मेथिल होते और आपके प्राइमरी एल्किल कंपाउंड होते हैं वो तो SN2 रिएक्शन से बहुत ही अच्छे से रिएक्शन करते, लेकिन साथ ही साथ सेकेंडरी एल्किल कंपाउंड भी ऐसा कर सकते। कह रहे देयर आर अदर important structural features that also encourage the SN2 mechanism. Two allyl and benzyl compounds also encourage the SN1 mechanism. ठीक है, यहाँ पर ये देखा गया है जो आपका एलिल और बेंजिल कंपाउंड है ये SN2 मैकेनिज्म से भी रिएक्शन करते और SN1 से भी करते। ठीक है, अब कह रहे हियर यू सी अ टिपिकल SN2 रिएक्शन ऑफ एलिल ब्रोमाइड. We have drawn the transition state for this reaction. This is not because we want to encourage you to do this for all SN2 reaction, but so that we can explain the role of allyl system. Allyl compounds react rapidly by SN2 mechanism because the double bond can stabilize the transition state by conjugation. तो यहाँ पर आपको ये दिखा रहे हैं कि भाई SN1 रिएक्शन में तो आपके एलिल और बेंजिल कंपाउंड रिएक्शन करते ही थे, यही एलिल और बेंजिल कंपाउंड आपके SN2 रिएक्शन भी शो करते हैं। ठीक है, SN2 मैकेनिज्म से भी रिएक्शन शो करते हैं। अब इसमें आपको समझाने की कोशिश करी गई कि क्यों ये आपका जो एलिल कंपाउंड है या बेंजिल कंपाउंड है ये SN2 मैकेनिज्म से फास्ट रिएक्शन कैसे करता है, क्यों करता है, क्योंकि कह रहे हैं कि जो एलिल कंपाउंड है वो SN2 मैकेनिज्म में डबल बॉन्ड के थ्रू आपकी जो ट्रांजिशन स्टेट है उसको स्टेबलाइज कर सकता है बाई कॉन्जुगेशन। देखते हैं हम इसमें, यहाँ पर देखिए यहाँ पे एक चार्ज न्यूक्लियोफाइल है वो अटैक कर रहा है यहाँ पर। ठीक है, इस sp3 सेंटर पे अटैक कर रहा है जहाँ पे लिविंग ग्रुप लगा हुआ है हमारा, और यहाँ से इसको बाहर करके खुद अटैच हो रहा है। अब यहाँ पे इसको एक ट्रांजिशन स्टेट के थ्रू जा रहा है रिएक्शन, तो ट्रांजिशन स्टेट के थ्रू जा रहा है रिएक्शन, तो आप इसमें क्या देख रहे हो कि यहाँ से ये एंटर करना शुरू करा है न्यूक्लियोफाइल और यहाँ से ये आपका लिविंग ग्रुप बाहर हो रहा है और इस तरह से हमारा प्रोडक्ट हो गया। तो इस ट्रांजिशन स्टेट में क्या देखा गया है कि जो ये निगेटिव चार्ज था आपके न्यूक्लियोफाइल का वो कहीं ना कहीं कॉन्जुगेशन में आ जा रहा है। ठीक है, रेजोनेंस के थ्रू ये क्या हो रहा है, स्टेबलाइज हो रहा है। ये निगेटिव चार्ज क्या है, जो ये बगल के पी लोब है इनके साथ क्या है, कॉन्जुगेशन में आ रहा है। ठीक है, ठीक इसी तरह से बेंजीन रिंग के लिए भी काम करने वाला है। Where the benzyl group acts in the same way using the pi system of benzene ring for conjugation with the p orbital in the transition state. किस तरह से
बेंजाइल ग्रुप पे यहाँ पर अटैक करा है न्यूक्लियोफाइल ने, यहाँ पर ये खुद अटैच हो गया इसको बाहर करके लिविंग ग्रुप को, ब्रोमीन को। और सेम इसी तरह से यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, कॉन्जुगेशन हो जाएगा। बस यहाँ पर क्या है कि कॉन्जुगेशन का अमाउंट थोड़ा ज़्यादा होने वाला है। कह रहे सिंस द p orbital in question has electron in it, it shares a pair of electron with the nucleophile and the leaving group. More effective conjugation is possible with an electron deficient pi bond. The most important example is the carbonyl group. Carbon electrophiles like those in the margin give the fastest SN2 reaction. तो यहाँ पर अगर आप देखोगे जो p ऑर्बिटल है, ठीक है, ये आपका जो p ऑर्बिटल है, ठीक है, ये क्या है, कॉन्जुगेशन शो कर रहा है। तो अगर कॉन्जुगेशन शो कर रहा है ये, तो उस कॉन्जुगेशन में क्या करता है, इलेक्ट्रॉन शेयर करता है, ठीक है, न्यूक्लियोफाइल और लिविंग ग्रुप दोनों के। और कह रही कि मोर इफेक्टिव कॉन्जुगेशन तब है जब आपका इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट पाई बॉन्ड बगल में अवेलेबल हो। इनसे तो कॉन्जुगेशन हो जाएगा नो डाउट, है ना, इनसे भी कॉन्जुगेशन हो जाएगा, लेकिन अगर यही जो पाई बॉन्ड के p ऑर्बिटल जो इन्वॉल्व हैं इस कॉन्जुगेशन में, अगर ये कहाँ से आ रहे हो, किसी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट ग्रुप से आ रहे हो, किसी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट ग्रुप से अगर आ रहे हो, तो वो कॉन्जुगेशन क्या होगा, मच बेटर होगा, मच बेटर इन कॉन्जुगेशन, मच बेटर इन conjugation and lowering the energy of transition state, and lowering the energy of transition state, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पर जब ये देखा गया कि with alpha bromo carbonyl compounds substitution leads to two electrophilic groups on neighboring carbon atoms, each has a low energy empty orbital, pi star from carbon oxygen and sigma star from CBr, and these can combine to form a molecule LUMO, pi star and sigma star, lower in energy than either. The current nucleophilic attack will occur easily where this new orbital has its largest coefficient shown in orange on the diagram. तो इसी तरह से आपको क्या लिया गया, अल्फा ब्रोमो कार्बोनिल कंपाउंड, अल्फा ब्रोमो कार्बोनिल कंपाउंड। तो अल्फा ब्रोमो कार्बोनिल कंपाउंड में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर जहाँ पर आपका क्या एक sp3 सेंटर था अटैक करने के लिए, उसके जस्ट बगल में अल्फा पोजीशन पे क्या है, आपको एक कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट है। अब कह रहे ये जहाँ पर न्यूक्लियोफाइल अटैक करता था सिग्मा स्टार ऑर्बिटल में, उसके ठीक बगल में कार्बोनिल ग्रुप का पाई स्टार ऑर्बिटल अवेलेबल है। ये दोनों आपस में कंबाइन करते हैं, पाई स्टार ऑफ कार्बोनिल बॉन्ड और सिग्मा स्टार ऑफ CX बॉन्ड या कार्बन ब्रोमीन बॉन्ड, ये आपस में कंबाइन करते हैं। और जो रिजल्टेंट यहाँ पर आता है, इन दोनों का मिक्स ल्यूमो आता है, पाई स्टार प्लस सिग्मा स्टार, उसका जो मेजर कोफिशिएंट है वो यहाँ पर लाई करता है इस ऑरेंज वाले रीजन में, और फिर न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे अटैक करता है। तो न्यूक्लियोफाइल का अटैक अभी भी हमारा कहाँ पर होगा, यहीं पे होगा, इस sp3 सेंटर पे ही होगा, क्योंकि जो ल्यूमो का मेजर कोफिशिएंट है वो आपको पता है कि जब भी हम दो ग्रुप के बीच में कंपैरिजन करते हैं एक मॉलिक्यूल में, जहाँ पे लो इलेक्ट्रोनेगेटिव सेंटर होता है वहीं पे उसका ल्यूमो होता है। तो लो इलेक्ट्रोनेगेटिव सेंटर यहाँ पर क्या है, C डबल बॉन्ड O या CBr, कौन होगा अगर इसको एक ग्रुप की तरह देखा जाए तो ऑब्वियसली आपका CBr क्या है, लो इलेक्ट्रोनेगेटिव सेंटर है, तो यहीं पे इसका ल्यूमो का मेजर कोफिशिएंट लाई करते हैं, और यहीं पे हमारे न्यूक्लियोफाइल ने अटैक करना और ब्रोमीन को बाहर कर देना है। बस इसमें बेनिफिट क्या हुआ है कि जो पाई स्टार ऑर्बिटल के साथ कॉन्जुगेशन होकर ट्रांजिशन स्टेट की एनर्जी लो होती थी, वो अब ज़्यादा लो हो पा रही है इन कंपैरिजन टू एलिल और बेंजिल सिस्टम। ठीक है, समझ रहे होंगे आप। इस तरह से आप देख सकते हो यहाँ ट्रांजिशन स्टेट फॉर न्यूक्लियोफिलिक अटैक ऑन एन अल्फा ब्रोमो कीटोन। तो यहाँ पे ऐसे न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, ठीक है, यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल ने अपने सिग्मा स्टार जो ऑर्बिटल है उसमें अपने इलेक्ट्रॉन पुट करने हैं, और
जो ये नेगेटिव चार्ज है कहीं ना कहीं इसके साथ पाई स्टार, जो कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड है उसके पाई स्टार ऑर्बिटल के साथ क्या कर लेना, कॉन्जुगेशन कर लेना। और जो ट्रांजिशन स्टेट की एनर्जी है वो काफ़ी क्या हो जाएगी, एनर्जी लोअर्ड टू हाईएस्ट एक्सटेंट, वेरी हाई एक्सटेंट। ठीक है, और फिर फाइनली आपको ये रिप्लेस हो जाना है यहाँ से लिविंग ग्रुप, और हमें क्या मिल जाएगा, हमारा प्रोडक्ट मिल जाएगा, सब्सटीट्यूटेड प्रोडक्ट मिल जाएगा। ठीक है, तो इसका रियल एग्जांपल आपको कुछ इस तरह से यहाँ पे दिया गया है। कह रहे देयर आर मैनी एग्जांपल ऑफ दिस टाइप ऑफ रिएक्शन विथ अमाइंस गो वेल एंड द अमाइनो कीटोन प्रोडक्ट्स आर वाइडली यूज्ड इन द सिंथेसिस ऑफ ड्रग्स। कि यहाँ पर आपको क्या है, न्यूक्लियोफाइल के तौर पे आपका एमाइंस है, ये यहाँ पर अटैक कर रहा है एक अल्फा ब्रोमो कीटोन कंपाउंड पे, देख पा रहे हैं जैसा कि आप सब। यहाँ पर इसने अटैक करा इस sp3 सेंटर पे, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, इस पर प्लस चार्ज आ जाएगा, और फिर यहाँ से प्रोटॉन से बाहर हो जाएगा, और हमें क्या मिल जाएगा, एक अमीनो कीटोन मिल जाएगा। ठीक है, अब जितना सब कुछ पढ़ने के बाद हम दोबारा से अब देखते हैं फाइनल वेरिएशन ऑफ रेट विथ स्ट्रक्चर। तो कह रहे रिलेटिव रेट्स ऑफ SN2 रिएक्शन ऑफ एल्किल क्लोराइड्स विद आयोडाइड आयन। ठीक है, तो अगर मान लीजिए हमने आयोडाइड आयन को क्या लिया है, कॉमन न्यूक्लियोफाइल लिया हुआ है यहाँ पर, इसको एक कॉमन न्यूक्लियोफाइल है ना, इसको कंसीडर करा हमने, और हम देखेंगे कि डिफरेंट डिफरेंट एल्किल क्लोराइड में क्या वेरिएशन आता है उसके रेट में स्ट्रक्चर वेरिएशन करने पर। ये देखा गया है जो आपकी मेथिल क्लोराइड है, मेथिल क्लोराइड के केस में, मेथिल क्लोराइड, तो मेथिल क्लोराइड के केस में जो रेट पाया गया है वो है 200, लीस्ट हिंडर्ड है यहाँ पर। और इसका जो रिएक्शन है SN2 रिएक्शन करके क्या रेट आ रहा है, 200 है ना, 200 रेट आ रहा है। फिर नेक्स्ट जब यहीं पे आपको क्या ले लेते हैं, हम सेकेंडरी एल्किल क्लोराइड ले लेते हैं, सेकेंडरी है ये, तो आप देख पा रहे हो इसका जो रेट है वो कितना ड्रॉप हो गया है, 0.02 है ना, काफ़ी ज़्यादा ड्रॉप हो गया ये, 100 टाइम्स इसके कंपैरिजन में देखा तो 100 टाइम्स लो है। क्यों हो रहा है, क्योंकि सेकेंडरी एल्किल क्लोराइड में क्या है, स्टीयरिक हिंड्रेंस है, इस वजह से। फिर यहाँ पर ये क्या है, प्राइमरी सेंटर है जहाँ पर न्यूक्लियोफाइल ने अटैक करना है, और ये जो प्राइमरी सेंटर है जहाँ पर अटैक करना है वहाँ पर उसी के बगल में क्या है, कॉन्जुगेशन है ना, तो ये एलिल क्लोराइड है। अब इस एलिल क्लोराइड में क्या हो रहा है, आपका रिएक्शन कुछ हद तक फास्ट हो रहा है बाई पाई कॉन्जुगेशन इन ट्रांजिशन स्टेट, क्योंकि जब न्यूक्लियोफाइल ने यहाँ पर आके अटैक करना है, अपने चार्ज को लेके आना है, तो ये चार्ज जो होगा नेगेटिव चार्ज, ये बगल के पाई ऑर्बिटल जो हैं इनके साथ थोड़ा सा क्या हो जाएगा, शेयर हो जाएगा, वो है ना, शेयर हो जाएगा भाई, यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल आके अटैक कर रहा है, तो यहाँ से नेगेटिव चार्ज यहाँ और फिर यहाँ मतलब डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, तो कुछ हद तक क्या करेगा, ये ट्रांजिशन स्टेट की एनर्जी को लो कर देगा, जिससे इस रिएक्शन की स्पीड भी क्या आती है, कुछ हद तक ठीक ठाक आ जाती है, 79। फिर इसी तरह से आपका बेंजिल क्लोराइड के केस में, बेंजिल क्लोराइड के केस में भी देखा गया है कि 200 तक आ जाती है। क्यों, एलिल क्लोराइड से ज़्यादा इसलिए आ रही है, कह रहे हैं क्योंकि जो बेंजीन रिंग है वहाँ पर पाई कॉन्जुगेशन क्या हो सकता है, आइसोलेटेड डबल बॉन्ड के कंपैरिजन में ज़्यादा हो सकता है। अब बात आती है आपकी कोई sp3 सेंटर जिस पे अटैक हो रहा है, प्राइमरी sp3 सेंटर, और उसके बगल में आपका क्या एक हेटेरो एटम प्रेजेंट है, तो हेटेरो एटम क्या कर सकता है, इस ट्रांजिशन स्टेट को क्या कर सकता है, स्टेबलाइज कर सकता है। ठीक है ना, और स्टेबलाइज कर सकता है तो यहाँ पर रेट आप देख रहे हो इंक्रीज हो गया, 920 आता है। कॉन्जुगेशन विथ ऑक्सीजन लोन पेयर एक्सेलरेट्स रिएक्शन। फिर ये जो हमने पढ़ा था आपका क्या, अल्फा हेलो, अल्फा हेलो कार्बोनिल कंपाउंड, अल्फा हेलो कार्बोनिल कंपाउंड, अल्फा हेलो कार्बोनिल कंपाउंड, यहाँ पर आपको पता है कि जो फाइनल साइट ऑफ अटैक है वो यहाँ पर है, इस sp3 सेंटर पे। ठीक है, जहाँ पर क्या होता है रियल में पाई स्टार प्लस सिग्मा स्टार ऑर्बिटल का फाइनल
एक तरह से आप कह सकते हो कि ल्यूमो यहीं पे लाई करता है, ठीक है। तो यहाँ पर अटैक हो रहा है और ये जो हमारा सी डबल बॉन्ड ओ है, ये क्या है, पाई स्टार ऑर्बिटल है और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। तो ये ट्रांजिशन स्टेट को बहुत ही अच्छे से स्टेबलाइज करता है और जो रेट ऑफ रिएक्शन है SN2 रिएक्शन का, वो वेरी वेरी फास्ट हो जाता है। आप देख सकते हो कि 1 लाख टाइम्स ये रिएक्शन इंक्रीज हो गया है, ठीक है। तो ये सबसे फास्टेस्ट एक तरह से हम कह सकते हैं मोइटी है जो SN2 रिएक्शन दिखाती है। तो कॉन्जुगेशन विद कार्बोनिल ग्रुप मच मोर इफेक्टिव देन विद सिंपल एल्कीन और बेंजीन रिंग। दीज अल्फा कार्बोनिल हैलाइड्स आर मोस्ट रिएक्टिव ऑफ ऑल, ठीक है। तो ये सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं जितने भी आपको स्ट्रक्चर मिलने वाले हैं SN2 मैकेनिज्म शो करने वाले। तो अब हम यहाँ पे फाइनली देख सकते हैं कि स्ट्रक्चरल वेरिएशन फॉर SN1 एंड SN2 रिएक्शन। तो हमने देखा मैथिल के लिए, तो मैथिल आपका SN1 रिएक्शन के लिए तो नो करता है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर एक स्टेबल कार्बोकैटायन फॉर्म नहीं कर सकता है, ठीक है। और SN2 रिएक्शन के लिए क्या है, ये वेरी गुड है, वेरी गुड है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर कोई स्टेरिक हिंड्रेंस देखने को नहीं मिलती। प्राइमरी के केस में भी आपका SN1 रिएक्शन नो है, क्योंकि यहाँ पर कोई स्टेबल कार्बोकैटायन नहीं फॉर्म होता है। और SN2 रिएक्शन के लिए गुड है, क्योंकि यहाँ पर क्या है, कोई स्टेरिक हिंड्रेंस खास अभी अराइज नहीं हुई। सेकेंडरी एल्किल हैलाइड के केस में SN1 रिएक्शन भी आपको यस बोलता है, क्योंकि एक इनफ स्टेबल कार्बोकैटायन फॉर्म हो सकता है। और SN2 रिएक्शन की भी यस है, क्योंकि अभी स्टेरिक हिंड्रेंस तो है पर इतनी ज़्यादा नहीं। टर्सरी एल्किल हैलाइड की अगर हम बात करें, तो यहाँ पर यह देखा गया है कि कार्बोकैटायन के केस में वेरी गुड, क्योंकि यहाँ पे एक स्टेबल टर्सरी कार्बोकैटायन बन सकता है। लेकिन SN2 रिएक्शन के केस में अब नो हो गया है, क्योंकि यहाँ पर क्या है, बहुत ही हाई स्टेरिक हिंड्रेंस है, हाई स्टेरिक हिंड्रेंस, ठीक है। यहाँ तक समझ गए होंगे। फिर नेक्स्ट है आपका एलाइलिक। एलाइलिक के केस में आप क्या देख रहे हो कि SN1 रिएक्शन के केस में यस है, क्योंकि यहाँ पर क्या आपको एक स्टेबल कार्बोकैटायन फॉर्म हो रहा है। और SN2 रिएक्शन की बात करी जाए तो SN2 रिएक्शन उससे कहीं ज़्यादा बेटर परफॉर्म कर सकता है एलाइलिक सब्स्टिट्यूएंट के साथ, एलाइलिक हमारे सबस्ट्रेट के साथ। क्यों, क्योंकि वहाँ पर जो ट्रांजिशन स्टेट है उसकी एनर्जी क्या हो जाती है, काफ़ी लोवर्ड हो जाती है, ठीक है, ड्यू टू कॉन्जुगेशन। इसी तरह से बेंजाइलिक के केस में बेंजाइलिक कार्बोकैटायन भी स्टेबल होता है, तो यस है। लेकिन SN2 रिएक्शन के लिए ट्रांजिशन स्टेट की एनर्जी काफ़ी लो हो जाती है, तो ये काफ़ी गुड होते हैं इन परफॉर्मिंग SN2 रिएक्शन। फिर नेक्स्ट है अल्फा कार्बोनिल कंपाउंड। अगर अल्फा कार्बोनिल कंपाउंड है तो SN1 रिएक्शन नहीं हो सकता, क्योंकि क्या होगा, जहाँ पे प्लस चार्ज क्रिएट होगा उसी के जस्ट बगल में एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अटैच रहेगा। यहाँ पे मान लो आपने प्लस चार्ज क्रिएट करा एज ए कार्बोकैटायन, तो बगल में इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, तो ये कभी भी स्टेबल कार्बोकैटायन फॉर्म नहीं कर सकता है। तो SN1 रिएक्शन तो हमेशा ही नो रहेगा। और जो SN2 रिएक्शन है उसको ट्रांजिशन स्टेट की एनर्जी लो करनी होती है, तो वो बहुत ही अच्छे से हो जाएगी। तो ये एक्सीलेंट होता है इन केस ऑफ SN2 रिएक्शन सच काइंड ऑफ कंपाउंड, अल्फा कार्बोनिल कंपाउंड। अभी हमने देखा था अल्फा एल्कोक्सी कंपाउंड के बगल में आपका क्या रहता है, कोई एक हेट्रोएटम प्रेजेंट रहता है, स्पेशली एल्कोक्सी ग्रुप। तो ये क्या होता है, SN1 रिएक्शन के केस में एक्सीलेंट होता है, क्योंकि अगर यहाँ पे प्लस चार्ज आता है, कार्बोकैटायन बनता है, तो क्या होगा, ये बहुत ही अच्छे से इसको क्या कर सकता है, स्टेबलाइज कर सकता है। SN2 रिएक्शन भी गुड है, क्योंकि वहाँ पर भी क्या हो सकता है, ओवरऑल सिस्टम की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिस्ट्रीब्यूट हो सकती है। तो यहाँ पर भी ट्रांजिशन स्टेट लो हो जाती है और ये भी आपने गुड कंडीशन में परफॉर्म करता है, मतलब ये भी फास्ट SN2 रिएक्शन देखने को मिल सकता है। इसी तरह से सेम एल्कोक्सी की तरह ही अल्फा अमीनो कंपाउंड भी क्या करते हैं, एक्सीलेंट मैनर में आपका SN1 रिएक्शन शो करेंगे। और फिर अगर SN2 की बात करी जाए तो यहाँ पर भी ये गुड कंडीशन में परफॉर्म कर सकते हैं। तो इस तरह से हमने देखा कि कब SN1 और SN2 रिएक्शन के बारे में हमें प्रेफरेंस देनी है। अब नेक्स्ट आता है इसमें टॉपिक सॉल्वेंट इफेक्ट, ठीक है। तो सॉल्वेंट इफेक्ट की बात करी जाए तो ये देखा गया है कि जो आपके पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट होते हैं, ये क्या कर सकते हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना सकते हैं, है ना। और जब हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाएंगे तो ये क्या करेंगे, कैटायन और एनायन दोनों को ही अच्छे से सॉल्वेट कर लेंगे, ठीक है। अगर ये कैटायन और एनायन दोनों को ही सॉल्वेंट कर लेंगे
तो इसका मतलब क्या है कि जो न्यूक्लियोफाइल है उसको भी ये क्या कर लेंगे, अच्छे से ही स्टेबलाइज कर देंगे, है ना। उसके तरफ भी क्या बना लेंगे, सॉल्वेशन लेयर बना लेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, इसमें आपको एग्जांपल के थ्रू हम सीधा देखते हैं। जैसे मान लीजिए हमने कोई एक न्यूक्लियोफाइल लिया है सॉल्ट के तौर पे, तो यहाँ पर क्या है, सोडियम प्लस आयन और ब्रोमाइड आयन प्रेजेंट है। इसको हमने क्या है, किसी एक अल्कोहलिक सॉल्वेंट में डिजोल्व कर दिया। तो होगा क्या कि जो ये आपका अल्कोहल है ये क्या कर सकता है, इस कैटायन को भी सॉल्वेट कर सकता है। कैटायन सॉल्वेटेड बाय इलेक्ट्रॉन डोनेशन फ्रॉम ऑक्सीजन एटम। यहाँ पे ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है, तो ये अपने इलेक्ट्रॉन के हेल्प से इसको स्टेबलाइज करेगा, ठीक है, इस सोडियम कैटायन को। और इसी के ठीक उल्टा जो आपका ब्रोमाइड है, नेगेटिव चार्ज वाला पोर्शन है, न्यूक्लियोफाइल है हमारा, इसको क्या करेगा ये, अल्कोहल अपने हाइड्रोजन बॉन्डिंग के थ्रू, है ना, एनायन सॉल्वेटेड बाय इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टेंस थ्रू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर लेगा अल्कोहल इसके साथ, और इसको भी अच्छे से सॉल्वेट कर लेगा, ठीक है। तो दोनों ही आयंस को आपके कैटायन वाला पार्ट हो या फिर न्यूक्लियोफिलिक पार्ट हो, दोनों को ही अच्छे से आपका पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट क्या कर लेता है, मतलब सॉल्वेट करता है। पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट दोनों को अच्छे से सॉल्वेट कर लेता है। तो लेकिन इससे होगा क्या कि जो आपके न्यूक्लियोफाइल की पावर है वो कहीं ना कहीं हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से क्या हो जाती है, थोड़ा लो हो जाती है। अब हमें पता है कि जो हमारा SN1 रिएक्शन है, SN1 रिएक्शन, उसमें स्टेप फर्स्ट क्या होता है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है। और उस रेट डिटरमाइनिंग स्टेप में जो रेट है हमारा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहता है टुवर्ड्स एल्किल हैलाइड। एल्किल हैलाइड या जो भी आपका कह सकते हैं कि सबस्ट्रेट इन्वॉल्व है उसके, ना कि आपके न्यूक्लियोफाइल के, है ना। न्यूक्लियोफाइल की कंसंट्रेशन या स्ट्रेंथ पे वो डिपेंड नहीं करता है। तो लेकिन जो फर्स्ट स्टेप है, जब आपका क्या बनना है, यहाँ से एक कार्बोकैटायन फॉर्म होता है, वो कार्बोकैटायन जितनी इजीली बन सकता होगा, ये रिएक्शन का रेट उतना ही फास्ट हो जाएगा। तो कार्बोकैटायन फॉर्म कब होगा कि जब आपका ये पोर्शन है ना, ये क्या हो, ज़्यादा से ज़्यादा स्टेबल हो। तो जो कार्बोकैटायन फॉर्म होगा, इसको भी कहीं ना कहीं आपको क्या करेगा, ये पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट अच्छे से स्टेबलाइज कर देगा। वहीं पर अगर आप क्या लेते हो, ये सेम पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट SN2 के केस में ले लेते हो, तो ये क्या है, क्योंकि इसने कहीं ना कहीं इसकी न्यूक्लियोफिलिक पावर को कम करा है, तो इसके लिए एक बेहतर सॉल्वेंट साबित नहीं होगा। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक पोलर सॉल्वेंट तो लेंगे कि जो क्या करे, आपके इस कैटायनिक पार्ट को तो अच्छे से स्टेबलाइज कर दे, और लेकिन एनायनिक पार्ट के साथ कोई हाइड्रोजन बॉन्डिंग वगैरह देखने को आपको ना मिले। तो इसलिए आपको क्या मिले, एक नेकेड न्यूक्लियोफाइल मिल जाए। क्या मिल जाए, एक नेकेड रिएक्टिव न्यूक्लियोफाइल मिल जाए, नेकेड रिएक्टिव न्यूक्लियोफाइल। अभी ये क्या है, बहुत ही अच्छे से रिएक्शन करने के लिए अवेलेबल है। एनायन नॉट सॉल्वेटेड, नो हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज पॉसिबल, द एनायन इज नेकेड एंड हेंस मोर न्यूक्लियोफिल। तो इससे हमें ये पता चल रहा है कि जो SN1 रिएक्शन है, SN1 रिएक्शन के केस में जो हमें क्या है, अपना सॉल्वेंट यूज करना है, वो कैसा होना चाहिए, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट होना चाहिए। पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, ठीक है, जो अच्छे से हाइड्रोजन बॉन्डिंग वगैरह बना सकता है, ठीक है, अल्कोहल, वाटर, एक्सेट्रा। और SN2 रिएक्शन के केस में हमें कैसे चाहिए, SN2 रिएक्शन के केस में जो हमें सॉल्वेंट चाहिए वो पोलर तो हो, पर वो कैसा होना चाहिए, ए प्रोटिक होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, ए प्रोटिक सॉल्वेंट, जिससे वो क्या करे, डू नॉट फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्डिंग, डोंट फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्डिंग विद न्यूक्लियोफाइल, विद न्यूक्लियोफाइल, न्यूक्लियोफाइल के साथ कोई हाइड्रोजन बॉन्डिंग ना करे। और इससे हमें क्या मिलेगा, एक नेकेड न्यूक्लियोफाइल मिल जाएगा जो कि रिएक्टिव होगा, और वो क्या करेगा, आसानी से तेजी से हमारे जो सबस्ट्रेट है जहाँ पे SN2 रिएक्शन होना है वहाँ पर अटैक कर सकता है। ठीक है, समझ में आ रही होगी ये बात। अब बात करें लिविंग ग्रुप की, तो आपको पता है कि अगर बेटर लिविंग ग्रुप होता है तो क्या होता है, फास्ट रिएक्शन होता है। तो जैसे फ्लोरीन के केस में आपको पता है कि
स्ट्रेंथ ऑफ CX बॉन्ड की बात करी गई है, वो कितनी है 118 है, क्लोरीन की 81, ब्रोमीन की 67 और आयोडीन के केस में 54 है ना। ये कार्बन फ्लोरीन, कार्बन क्लोरीन, कार्बन ब्रोमीन और कार्बन आयोडीन बॉन्ड की बॉन्ड स्ट्रेंथ की बात करी जा रही है। तो यहाँ पर ये क्या है, आपका सबसे वीकेस्ट बॉन्ड है, इसकी बॉन्ड स्ट्रेंथ सबसे कम है, तो यहाँ पर रिएक्शन बहुत ही फास्ट होगा, है ना। यहाँ पे सबसे फास्टेस्ट होगा और यहाँ पर क्या होगा, स्लोवेस्ट होगा। ठीक है, इसको हमने कैसे देखा था, बाय यूजिंग पीके वैल्यू ऑफ HX भी देखा था। तो इस तरह से हो जाता है ये। अब हमारा नेक्स्ट है इसमें, ये एक तरह से स्टीरियो केमिकल एस्पेक्ट को ही शो करने वाले रिएक्शन है, मित्सुनोबू रिएक्शन। ठीक है, मित्सुनोबू रिएक्शन अपने आप में क्या एक मॉडर्न SN2 रिएक्शन है, जिसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, स्टीरियो केमिस्ट्री अपने डिजायर्ड सेंटर पे क्या कर सकते हैं, इन्वर्ट कर सकते हैं। इस प्रॉब्लम को हम अभी यहीं पे ख़त्म कर लेते हैं, फिर उसके बाद जो है हमारे क्या आने लग जाएंगे, प्रॉब्लम वाला पार्ट स्टार्ट हो जाएगा, है ना। तो वो हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। तो हम देख लेते हैं मिथनोबू रिएक्शन में क्या होता है ना। देखो यहाँ पर क्या दिखाया गया आपको, मिथनोबू रिएक्शन में मिथनोबू रिएक्शन की अगर हम बात करें यहाँ पर, तो कुछ इस तरह से आपका सबस्ट्रेट है, एक एल्कोहल है। यहाँ पर एक आपको क्या लिया गया है, इस तरह से एसिड ली गई है, कार्बोक्सिलिक एसिड। और यहाँ पर आपको ले रखा है ट्राइफिनाइल फॉस्फीन, और यहाँ पर आपको एक स्पेशल सा रिएजेंट दिख रहा है एजो कंपाउंड का। ठीक है, जिसको हम शॉर्टकट में बोलते हैं डेड। ठीक है, डेड किस बेस पे बोलते हैं कि डाईथाइल एजो डाईकार्बोक्सिलेट। ठीक है, इस तरह से इसका नाम होता है। ठीक है, कि डाईथाइल एजो डाई कार्बोक्सीलेट। ठीक है, तो इन दोनों ने मिलके आपस में क्या करना है, एक तरह से न्यूक्लियोफाइल प्रिपेयर करना है ना। फिर ये न्यूक्लियोफाइल इस एसिड के साथ रिएक्शन करेगा और फिर यहाँ पर फाइनली रिएक्शन वगैरह होके हमें क्या मिल जाएगा, जो हमारा स्टीरियो सेंटर है, यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि क्या हो जाएगी, स्टीरियो केमिस्ट्री इन्वर्ट हो जाएगी, है ना। तो इस तरह से स्टीरियो केमिस्ट्री को इन्वर्ट करने के काम में ये रिएक्शन आता है। इसका मैकेनिज्म अभी हम रहने देते हैं। ठीक है, मैकेनिज्म का लंबा चौड़ा है और कोई ऐसा सच मैकेनिज्म हमें याद नहीं रखना है, बस हमें ये ध्यान में रखना है कि जो आपका स्टीरियोजेनिक सेंटर होगा उसकी स्टीरियो केमिस्ट्री क्या कर देता है, इन्वर्ट कर देता है ना। अगर ये अब द प्लेन है तो यहाँ तो बिलो द प्लेन हो जाएगा, अगर बिलो द प्लेन है तो अब द प्लेन हो जाएगा। जनरली ये आपको OH ग्रुप की स्टीरियो केमिस्ट्री को रिवर्ट करने के काम में आता है। अभी हमने यहाँ पे मेथिल ग्रुप की स्टीरियो केमिस्ट्री को इन्वर्ट करते हुए दिखा दिया, हम चाहते तो ये OH ग्रुप के रिस्पेक्ट में भी दिखा सकते हैं। अब इफेक्टिवनेस ऑफ डिफरेंट न्यूक्लियोफाइल इन द SN2 रिएक्शन, तो कह रहे हैं द हाइयर एनर्जी लोन पेयर इलेक्ट्रॉन ऑन सल्फर ओवरलैप बेटर विद द हाई एनर्जी सिग्मा स्टार ऑर्बिटल ऑफ द carbon halogen bond then do the lower energy 2sp3 lone pair electrons on oxygen, because higher energy of the sulfur electrons brings them closer in energy to the carbon halogen sigma star orbital. Notice that both elements overlap well with the lower energy pi star orbital. The conclusion is that nucleophiles from lower down the periodic table are more effective in SN2 reaction than those from the top few rows. Typical nucleophilic power towards saturated carbon goes like this. तो आपका जो न्यूक्लियोफिलिक पावर है सैचुरेटेड कार्बन के केस में स्पेशली कह रहे हैं क्या है कि जो आपके हायर एनर्जी के आपके एनायन होंगे उनकी न्यूक्लियोफिलिक पावर ज़्यादा होगी इन कंपैरिजन टू लोअर एनर्जी वालों के, है ना। जैसे यहाँ पर आप देख पा रहे हो आयोडाइड आयन है, फिर उसके बाद ब्रोमाइड, फिर क्लोराइड, फिर फ्लोराइड। क्यों, क्योंकि जो इसके इलेक्ट्रॉन है वो काफ़ी हाई एनर्जी के ऑर्बिटल में है ना। मुझे लग रहा है सिक्स सिक्स सेल के ऑर्बिटल होगा ये, है ना। 6 सेल के ऑर्बिटल में होगा या 6p के ऑर्बिटल में होगा, और यहाँ पर क्या आता है, ये 2p होता है। इसी तरह से यहाँ पर भी देख सकते हो आप
कि यहाँ पर ये क्या है, sp3 हैं सभी के सभी, पर यहाँ पर क्या होगा, ये सेलेनियम क्या है, ये तो आपका क्या हो गया 2p, ये हो जाएगा आपका 3p, और ये क्या हो जाएगा 4p, मतलब 4sp3 है ये, और ये क्या है 2sp3 था, 2sp3 वाले ओवरलैपिंग से बना हुआ। तो ये क्या होगा, काफ़ी ज़्यादा हाई एनर्जी का ऑर्बिटल है, ज़्यादा पोलराइज है, और ये ज़्यादा बेटर न्यूक्लियोफाइल हो जाएगा। इसी तरह से यहाँ पर भी हो जाएगा, क्या है ट्रायल काइल फॉस्फीन और ट्रायल काइल एमाइन में फॉस्फीन वाला आपको बेटर न्यूक्लियोफाइल हो जाएगा। ठीक है, कुछ इस तरह से चीज़ें थी। यहाँ पे आपको दिखा भी रखा है कि रिलेटिव रेट वाटर का हमने 1 माना है, और ऐसे केस में अलग अलग न्यूक्लियोफाइल की स्ट्रेंथ की बात करी गई कि मान लो कि आपका सॉल्वेंट क्या इथेनॉल है और सबस्ट्रेट क्या मेथिल ब्रोमाइड है, वहाँ पे हम SN2 के ही केस में न्यूक्लियोफाइल की स्ट्रेंथ की बात करते हैं। तो आप देख पा रहे हो कि जो फ्लोराइड की न्यूक्लियोफिलिक स्ट्रेंथ है वो वाटर के रिस्पेक्ट में बात चल रही है यहाँ पर। जब वाटर को हमने 1 लिया है तो फ्लोराइड की 0 है। इसी तरह से आपकी ट्राइथाइलेमिन की कितनी है 1400 है। ब्रोमाइड की जिस पे सीधा सीधा नेगेटिव चार्ज है तो उसकी बढ़ के कितनी हो गई है इस तरह से 5000 है ना, क्योंकि इसके जो ऑर्बिटल ये भी क्या है काफ़ी ज़्यादा हाई एनर्जी का ऑर्बिटल है 5p। फिर इसी तरह से आपका फिनॉक्साइड आयन है, इसकी भी आपकी क्या है 2000 है। और यहाँ पर इथॉक्साइड आयन के केस में आप देख पा रहे हो कि न्यूक्लियोफिलिक पावर थोड़ी और ज़्यादा है, 60,000 के करीब हो गया ये। और ये क्या है आपका कुछ इस तरह से, है ना, 12,000 या 1 लाख, नहीं थोड़ा सा और आपका ज़्यादा हो जाएगा। रियल में कितना हो जाएगा 1 2 1 2 3 4, है ना, इस तरह से। तो ये क्या है आपका 1,20,000 टाइम्स है वाटर के रिस्पेक्ट में रिएक्टिव आयोडाइड आयन है, क्योंकि ये सीधा सीधा आपका क्या है 6p ऑर्बिटल इसमें इन्वॉल्व है, काफ़ी लो हाई एनर्जी का ऑर्बिटल इन्वॉल्व है। और इसी तरह से आपका सल्फाइड आयन पे भी जो निगेटिव है, तो आप देख पा रहे हो कि काफ़ी ज़्यादा ये भी क्या है रिएक्टिव है ना। तो इसमें हमने क्या देखा कि जो आयोडाइड आयन है इन सभी में अभी तक जितने भी हमने देखे काफ़ी ज़्यादा रिएक्टिव है, क्योंकि ये क्या है बहुत ही हाई एनर्जी का पोलराइज्ड ऑर्बिटल में अपने इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को रखता है। तो अब हमारे यहाँ पर क्वेश्चन स्टार्ट हो रहे हैं जिसको हम करेंगे। ठीक है, हमने सॉल्वेंट इफेक्ट पढ़ लिया, इसको दोबारा से करने की जरूरत नहीं है। तो ये प्रॉब्लम्स हैं, इन प्रॉब्लम को हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो अभी जितना भी आपने आज पढ़ा है ये मुझे लगता है आपको होपफुली समझ में आ गया होगा। ठीक है, इसमें ऐसा सच बहुत ज़्यादा कुछ नहीं था, मेन हमें यही देखने को मिला आज कि किस तरह से हमारी जो स्टीरियो केमिस्ट्री होती है, स्टीरियो ऑफ SN1 एंड SN2 रिएक्शन, ठीक है, कैसे डिसाइड होती है, सॉल्वेंट इफेक्ट क्या होता है, ठीक है, और ये कैसे अफेक्ट करता है इन केस ऑफ SN1 एंड SN2 रिएक्शन। तो हमने देख लिया था कि SN1 के केस में आपको क्या स्टीरियो रेसिमाइजेशन देखने को मिलता है। ठीक है, रेसिमाइजेशन देखने को मिलता है क्योंकि वहाँ पर क्या है प्लेनर कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन होता है। प्लेनर कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन होता है। प्लेनर कार्बोकैटायन फॉर्मेशन की वजह से आपका जो अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल है वो कहीं क्या है इक्वल चांस रखता है अबव द प्लेन और बिलो द प्लेन अटैक करने का। तो इसलिए हमें इक्विमोलर मिक्सचर मिल जाते हैं उन दोनों ही स्टीरियो केमिस्ट्री के, और हमें यहाँ पे क्या रेसिमाइजेशन होता है। वहीं पे SN2 के केस में हमें क्या देखा कि जो न्यूक्लियोफाइल है वो क्या करेगा, हमेशा बैक साइड ही अटैक करेगा, बैक साइड अटैक करेगा फ्रॉम ऑफ लिविंग ग्रुप। तो इसलिए हमेशा आपको क्या देखने को मिलेगा, इन्वर्जन देखने को मिलेगा। ये सारी बातें कब चलेगी, जब आपका जहाँ पर अटैक हो रहा है चाहे वो SN1 का केस हो या SN2 का केस हो वो सेंटर कैसा है स्टीरियोजेनिक सेंटर है। स्टीरियोजेनिक सेंटर का मतलब आप समझते होंगे कि वहाँ पे क्या है स्टीरियो केमिस्ट्री आप डिफाइन कर सकते हो। स्टीरियो केमिस्ट्री कैन बी डिफाइंड, कैन बी डिफाइंड। मान लो अगर sp2 सेंटर है तो वहाँ पर फिर कोई इस बात का सेंस नहीं बनता है ना। अगर ये sp3 सेंटर है तभी हम ये बातें कर रहे हैं कि वहाँ पर क्या रेसिमाइजेशन हो सकता है या फिर वहाँ पर इन्वर्जन हो सकता है। ठीक है, समझ में आ गया। इसी तरह से हमने सॉल्वेंट इफेक्ट देखा, तो सॉल्वेंट इफेक्ट में हमने क्या देखा कि सॉल्वेंट इफेक्ट में हमने क्या देखा कि SN1 के केस में आपको पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट लेना चाहिए।
वो उसको प्रेफर करता है। क्यों? क्योंकि जो आयंस बनते हैं, चाहे वो प्लस आयन हो या माइनस आयन हो, वो उसको अच्छे से सॉल्वेट करके स्टेबलाइज कर सकता है ना। तो आपका जो कार्बोकेटायन भी फॉर्म होगा रिएक्शन के दौरान, वो भी क्या रहेगा? स्टेबल रहेगा, और न्यूक्लियोफाइल उस पर क्या सच डायरेक्ट अटैक नहीं करेगा। ठीक है, तो आपके सॉल्वेंट इफेक्ट में आपको SN1 रिएक्शन के केस में पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट क्या है? प्रेफर करना चाहिए, प्रेफर होता है। और वहीं पे SN2 के केस में आपको क्या चाहिए? ये जो न्यूक्लियोफाइल जनरेट हो रहा है वो सॉल्वेट ना हो, वो नेकेड रह जाए। और वो तभी हो सकता है जब हम कोई ऐसा सॉल्वेंट ना ले ले कि जो आपके न्यूक्लियोफाइल को ही क्या कर दे? सॉल्वेट कर दे, हाइड्रोजन बॉन्डिंग वगैरह कर रहे, है ना। तो हमें प्रोटिक सॉल्वेंट यहाँ पे यूज नहीं करने। तो हम यहाँ पर लेते हैं पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट। कैसे सॉल्वेंट लेते हैं? पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट। ठीक है, पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट में आपके क्या होते हैं? मेनली DMF। ठीक है, DMSO ये आपके जनरली यूज करे जाते हैं। आप यहाँ पर क्या करोगे? वाटर या एल्कोहल, इनको क्या करोगे? अवॉइड करोगे, है ना। इन सॉल्वेंट को आप नहीं लेते। SN2 के केस में आप क्या लोगे? सिंपल DMF या DMSO वगैरह यूज करोगे। इस तरह से एक हमने देखा कि एक मिसनोबू रिएक्शन है जहाँ पर कि फॉस्फोरस केमिस्ट्री का यूज करके हम स्टीरियोजेनिक सेंटर पे क्या कर सकते हैं? उसकी स्टीरियो केमिस्ट्री को अगर हमें रिक्वायरमेंट है तो रिवर्ट कर सकते हैं। ठीक है, अगर वो अबव द प्लेन है तो बिलो द प्लेन आपको प्रोडक्ट मिल जाएगा, और रिएक्टेंट साइड में अगर पहले से ही बिलो द प्लेन है तो प्रोडक्ट साइड पे आपको अबव द प्लेन। ठीक है, तो यहाँ हम फॉस्फोरस केमिस्ट्री का यूज करके आप क्या क्या करते हैं? एक तरह से स्टीरियो केमिस्ट्री को रिवर्ट करते हैं। ठीक है, बस यही था। और फिर हमने ये देख लिया कि किस तरह से न्यूक्लियोफाइल SN2 के केस में इफेक्टिव होते हैं। तो हमने क्या देखा कि अगर निगेटिव चार्ज कहाँ पे प्रेजेंट रहता है? निगेटिव चार्ज या लोन पेयर अगर है तो वो अगर क्या होते हैं? हाई एनर्जी के होते हैं। हाई एनर्जी के होते हैं तो क्या होते हैं? ज़्यादा इफेक्टिव होते हैं। ठीक है, अगर आप सेम ग्रुप में कंपेयर कर रहे हो तो आप हमेशा ऐसे मॉलिक्यूल या एनायन जो क्या है लोअर डाउन द ग्रुप प्रेजेंट है, हाई एनर्जी के हैं, वो ज़्यादा इफेक्टिव होंगे अपने ही म्यूचुअल मेंबर के साथ जो कि क्या है लोअर एनर्जी के ऑर्बिटल में लोन पेयर नेगेटिव चार्ज रखते हैं। तो उसके हमने यहाँ पे ढेर सारे एग्जांपल देख लिए थे। ठीक है, तो समझ में आ गया होगा आपको। आप यहाँ पे आ गए हैं कुछ प्रॉब्लम, उसको हम नेक्स्ट लेक्चर में करने वाले हैं। अभी इस लेक्चर को हम यहीं पे स्टॉप करते हैं। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। और अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच।